स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कुछ छोटा सा टॉपिक है वो बचा था। आप लोगों को बताए थे नोट्स में, आप देख लीजिएगा। लाबा और लामा, लाबा और लामा, तो उस पर बात करेंगे। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ये इसका यूज होता है और अस्थमा में यूज होता है। अस्थमा के बारे में आपको डिटेल में क्लास में बताया था, एक्सटेंट्रिक इंटेस्टिक अस्थमा। इसके बाद से उसका पैथोफिजियोलॉजी भी बताया था। तो अब उसमें हम आते हैं, देखते हैं क्या है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लाबा, लामा एंड साबा। साबा ये अलग अलग चीज है, लाबा साबा। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। अब इसमें एक और भी चीज हम आपको आज सुबह थोड़ा बताने के लिए कल सुबह भूल गए थे। जैसे मिथोट्रिक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में उसका मेटाबोलाइट अमीनो इमिडाजोल, अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफॉर्माइलेज। अमीनो अमीडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफॉर्माइलेज, IACAR है। ये इसका है अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफॉर्माइलेज। मतलब मिथोट्रिक्सेट को जब हम लोग देते हैं तो ये मिथोट्रिक्सेट के जाए मेटाबोलाइट में टूट जाता है और टूटने के बाद ये काम करता है। अब आप कहेंगे सर मिथोट्रिक्सेट का क्या है। चलिए अब आपको एक और भी चीज बता देता हूं। मिथोट्रिक्सेट जब किसी आदमी को स्टेटस अस्थमेटिकस की स्टेज आती है तो मिथोट्रिक्सेट की अगर हम बात करें तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट भी ड्रग है। अगर ज्यादा, ये सब लोग जानते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ही चलते होता है। कौन कौन सा? ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से ही ये होता है अस्थमा। इस केसेस में जो अगर थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग होगा, आदमी को एकदम बात चल रही क्रॉनिक या डेथ होने की सिचुएशंस में अगर आ जा रहा है तो मॉनिटर करके ड्रग का टाइटर डोज करके हैं, तब उस केसेस में हम लोग जैसे स्टेरॉइड्स भी चला सकते हैं, डेक्सामेथासोन प्रेडनिसोलोन चढ़ा दिया जाता है, इन्फ्यूजन चढ़ा दिया जाता है जब क्रॉनिक स्टेज में मरने वाले केसेस में होता है। और कुछ समय मिथोट्रिक्सेट भी डॉक्टर चला देता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही हाईली एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, जो रेस्पिरेटरोलॉजिस्ट हो और वो MD DM हो, मतलब वो चलता है, लेकिन उनको डोज टाइटर करना ही सबके बस की बात नहीं है। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम अस्थमा में स्टेटस अस्थमेटिकस को हम लोग ट्रीट करने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या है लाबा, लामा और साबा। तो देख लेते हैं। लाबा को एक जगह लाइए, लाबा को एक जगह लाइए और फिर इसके ऊपर लिख दीजिए साबा। साबा, साबा क्या है? तो ये है शार्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। और ये क्या है? लाबा क्या है? फिर लाबा है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। और फिर अब लामा की बात करेंगे तो लामा क्या है? तो लामा है लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। अब देखिए मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। अगर हम बात करें अस्थमा की, थोड़ी सी अगर बात कर लें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, किसकी बात कर लें? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, तो एक होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन होता है। अब देखिए एड्रेनलिन के सिंपैथोमाइमेटिक्स को आप पहले पढ़ चुके हैं। एड्रेनलिन के बहुत सारे, मतलब सिंपैथोमाइमेटिक्स को आप यूज करते हैं, जैसे साल्बुटामॉल है, टर्बुटालिन, फार्मेट्राल। तो जो मतलब अगर हम बात करें तो एड्रेनलिन हमारा अस्थमा के लिए प्लस का काम कर रहा है। प्लस का काम करने का मतलब ये ब्रांकियोडायलेशन कर रहा है। कौन? एड्रेनलिन ब्रांकियोडायलेशन कर रहा है। जबकि एसिटाइल कोलिन जो ये काम करेगा उसका उल्टा करेगा, तो ये काम करेगा ब्रांकियो कंस्ट्रिक्शन। बहुत बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल मैं बता रहा हूं, ठीक है। कि मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या होता है? बेस्ट होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे लिए उतना बढ़िया नहीं होता है। बढ़िया की अच्छी की बात नहीं होती है। अगर ये बहुत हाई चलेगा तो इसको कम करना इसकी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। और ये बहुत कम होगा तो इसको हाई करने की जरूरत है। तो ये काउंटर बैलेंस करता है, इसीलिए इसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक और भी इसमें हम चीज और जोड़ देते हैं, हिस्टामिन। अगर हिस्टामिन का अगर इफेक्ट आप देखेंगे और एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बताया था अस्थमा में हिस्टामिन का भी रोल आता है कई जगह। और आप देखें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के भी बारे में आप पढ़े हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में भी आपको उसमें बताया गया। हिस्टामिन का भी वही काम है। हिस्टामिन भी यहां पे ब्रांकियो कंस्ट्रिक्शन करता है, जबकि ब्लड वेसल्स को वेसोडाइलेट करता है। एसिटाइल कोलिन भी देखिए वेसोडाइलेशन करता है। क्या करता है?
वेसोडाइलेशन करता है, वेसोडाइलेशन। और हिस्टामिन भी वेसोडाइलेशन करता है, वेसोडाइलेशन करता है तभी तो किसी आदमी को हिस्टामिन मतलब इचिंग हो रहा है, या तो स्टिंग कहीं स्कॉर्पियन या कोई भी स्टिंग कर देता है तो स्वेलिंग कर जाता है, तो स्वेलिंग कर जाता है तो वही हिस्टामिन है, क्या है, हिस्टामिन है। तो वेसोडाइलेशन होता है, ट्रिपल रिस्पांस देता है, क्या देता है, ट्रिपल रिस्पांस देता है, जो आपको मैं बताती हूँ फ्लेयर है, तो ट्रिपल रिस्पांस वेसोडाइलेशन होता है, क्या है, वेसोडाइलेशन। तो हिस्टामिन का और ये इसका दोनों का, अब कैसे हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन वेसोडाइलेशन करता है, मैंने क्लास में बताया था ईडीआरएफ के थ्रू, ईडीआरएफ के थ्रू। ईडीआरएफ ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो इंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सेशन फैक्टर निकालता है, सीजीएमपी से ये जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे गुआनाइल साइक्लेज को यहाँ पे वो कर लेता है, तो जिसके चलते यहाँ पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो फास्फोडाइस्टेज होता है ना, आगे फास्फोडाइस्टेज सीजीएमपी से सीजीएमपी में रहेगा, जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये फास्फोडाइस्टेज नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फास्फोडाइस्टेज को रोक देता है। तो खतफी सीएफपी पर जिस तरीके से हम यहाँ पर बात करते थे सालबुटामॉल के केसेस में हम क्या बात करते थे कि सालबुटामॉल के केसेस में हम क्या करते थे, एटीपी की बात करते थे, और एटीपी से हम क्या बात करते थे बेटा, यहाँ पे एटीपी से सीजीएमपी, सीजीएमपी और सीजीएमपी से हम क्या बात करते थे फिर जीएमपी है, या सीएमपी, सॉरी सीएमपी। अब कई लोग करेंगे सर ये बताए हैं, वो भी होता है, सीजीएमपी भी होता है। जैसे यहाँ पे एटीपी जब आएगा तो जाहिर सी बात है सीजीएमपी क्यों बनेगा, जब जीटीपी लेंगे तब ना सीजीएमपी बनेगा, तो एटीपी से यहाँ पे बनेगा सीएमपी और सीएमपी से बनेगा एएमपी। तो मैं आपको बताया था कि इसको प्लस सिग्नल देगा कौन, सालबुटामॉल, जितने भी ड्रग हैं जो सिंपैथोमाइमेटिक ग्रुप के ड्रग हैं वो इसको क्या करेंगे, प्लस सिग्नल देंगे, एडिनाइल साइक्लेज को क्या करेंगे, प्लस सिग्नल देंगे। तो एटीपी का सीएमपी में कन्वर्जन ज्यादा होगा, जब सीएमपी कन्वर्जन ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ब्रांकियो डायलेशन करेगा, क्या करेगा, ब्रांकियो डायलेशन। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है फास्फोडाइस्ट्रेज, अगर इसको रोक दिया जाए तो सीएमपी का एएमपी में कन्वर्जन नहीं होगा, सीएमपी का लेवल बढ़ेगा, तो यही आपको चाहिए, तो इसके लिए ड्रग आप देते हैं थियोफाइलिन। अब चलिए, मेरा बात ये कहने का था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अस्थमा आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोविड में भी आप देखिए कि जो अस्थमा के पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा वो हैं। मैं आपको बताया था कि लंग में इसके रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, जो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस जो 2 है, इसका जो रिसेप्टर्स है मैं आपको बताया था कि एल लंग में, इंटेस्टाइन में है, इसके बाद से किडनी में और हार्ट में ये पाया जाता है। तो अस्थमा के पेशेंट में तो बहुत ज्यादा वो है। तो मैं बता रहा था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काउंटर बैलेंस करता है। तो हमारे लिए एसिटाइलकोलिन अस्थमा के लिए ठीक नहीं है। तो अस्थमा के लिए ठीक नहीं है तो हर दफे अगर जब हम इसका एंटागोनाइज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। मतलब एसिटाइलकोलिन में की बात करें तो मस्क्रेनिक रिसेप्टर कितने टाइप का होता है, M1, M2 और M3। M1 किस में होता है, गैंग्लियन, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में होता है। ये किस में होता है, हार्ट के केसेस में होता है। और ये किस में होता है, ये हमारे मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह में भी अगर बात करें, और ये हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में भी ये होता है। तो इसका एंटागोनिस्ट देंगे। तो लावा क्या है, लावा में कौन कौन से ड्रग आएंगे, लावा में जो ये लावा का तो देख लेते हैं, ये जो साबा और लावा। तो साबा में देखिए ऐसा नाम है, आप लोग ये वो मत करिएगा। हाँ, साबा में 60 एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। तो 60 एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में कौन सा बेटा ड्रग आता है साबा में, यहाँ पे देख लेते हैं। एक ड्रग है इसमें सालबुटामॉल, ठीक है, और दूसरा ड्रग है टरबुटालिन, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये साबा में आता है। लावा में आता है सालमेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल, ठीक है, सालमेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल। जबकि यहाँ पे जो लामा में आता है, लामा में जो ड्रग आता है बेटा, वो उस ड्रग का नाम है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइपट्रोपियम ब्रोमाइड। ज्यादातर केसेस में यही ड्रग यूज करना चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग एक्टिंग है इसलिए थोड़ा सा इसमें कंट्राइंडिकेशंस भी होता है। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा कुछ रटना नहीं है। एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, हार्ट रेट को घटाएगा। यहाँ पे समझ लेते हैं, हार्ट रेट को ये घटाएगा, ये हार्ट रेट को घटाएगा एसिटाइलकोलिन, और एड्रेनलिन हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो अगर हम बहुत दिन तक अगर हम सालबुटामॉल, सालमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल अगर हम लेंगे जो कम टाइम के लिए होगा तो कोई बात नहीं। अगर लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो भाई क्या है, इसमें भी बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स होता है। तो बीटा 2 में ही तो हम बात करते हैं ना, इसमें ब्रोंकियल स्मूथ मसल में, ये भी फिर हार्ट में पाया जाता है, और इसकी बात थोड़ा कर देते हैं एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा दिन तक बेटा अगर इसको हम देंगे बहुत ज़्यादा दिन तक, तो थोड़ा हार्ट में भी दिक्कत आने की चांसेस रहती है, और मतलब कभी डिस्टर्ब। और ऐसे भी अगर देखें सालबुटामॉल का 9:1 का रेशियो है। नो इफेक्ट अगर ये देता है लंग पे तो एक इफेक्ट ये हार्ट में भी दे देता है। तो एडवर्स इफेक्ट दिया ना, हर 9 इफेक्ट पे
पे एक इफेक्ट हार्ट का भी देगा, तो थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एसिटाइलकोलिन को जब एंटागोनाइज करेंगे, मतलब इसका एगोनिस्ट और इसका एंटागोनिस्ट एक ही सेम काम करेगा। देखो ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा है तो ये हार्ट रेट को घटाएगा, तो अब हार्ट रेट को घटाएगा ये कौन, एसिटाइलकोलिन। तो जो इसका एंटागोनिस्ट होगा, जैसे एंटीकोलिनर्जिक जैसे एट्रोपिन है, तो एट्रोपिन इसका उल्टा है। तो एसिटाइलकोलिन बढ़ा रहा है तो एट्रोपिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट को क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो एट्रोपिन क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो फिर हम वहीं पे आ गए, अगर हम एंटीकोलिनर्जिक यूज करेंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइप्ट्रोपियम ब्रोमाइड, तो भी हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, देख रहे हो, ये भी हार्ट रेट को बढ़ाता है। और एड्रेनलिन या इसका कंजेनर, कोई एड्रेनलिन क्या है, एक तरह का कैटेकोलामाइन से सिंपैथोमाइमेटिक्स है, इसी में तो सिंपैथोमाइमेटिक्स में ये साल्बुटामॉल, साल्मेट्रॉल और फार्मेट्रॉल आता है। तो देख दोनों का जरा डिफरेंस कर लेना तुम लोग, ठीक है, कि इसका जो एगोनिस्ट है इसका एंटागोनिस्ट के बराबर काम करेगा, और इसका जो एंटागोनिस्ट है इसके एगोनिस्ट के बराबर काम करेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं, जैसे इसका एंटागोनिस्ट क्या है, प्रोपेनोलाल है। क्या है, प्रोपेनोलाल। तो प्रोपेनोलाल क्या करेगा, कभी भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर सकता है, प्रोपेनोलाल क्या करेगा, हार्ट रेट को डाउन करेगा। हार्ट रेट को डाउन कौन कर रहा है, एसिटाइलकोलिन। ध्यान से समझिएगा, एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट को डाउन कर रहा है, और इसका जो एंटागोनिस्ट होगा वो भी हार्ट रेट को डाउन करेगा, है। तो अगर हम प्रोपेनोलाल देंगे तो प्रोपेनोलाल क्या करेगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये प्रोपेनोलाल तो हार्ट रेट को डाउन करेगा। तो यहां पे क्या करेगा, यहां पर ये भी तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर रहा था ना, एसिटाइलकोलिन ब्रेंकियो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, और ये ब्रेंकियो डायलेशन कर रहा था। बार बार समझ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए प्रोपेनोलाल कंट्राइंडिकेशन रहता है। प्रोपेनोलाल या कोई भी बीटा ब्लॉकर, एटिनोलाल, प्रोपेनोलाल, मेट्रोपोलाल, बिस्प्रोलाल, ये कोई भी ऐसा ड्रग है, ये कोई भी ड्रग, ये हमारे अस्थमा के पेशेंट के लिए कंट्राइंडिकेशन रहता है। तो साबालाबा में एक बार और बात कर लेते हैं। साल्बुटामॉल और टर्बुटालिन ये जो है शार्ट एक्टिंग है, तो ये टेबलेट के फॉर्म में भी, ओरल भी आता है, और इन्फ्यूजन क्या बोलते हैं इसका, पेरेंट्रल्स भी आता है, इंजेक्शन भी आता है। जबकि जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है ये ज्यादातर इनहेलर्स में आता है, और ये माइक्रोग्राम में आजकल तो नैनोग्राम में इसको दिया जा रहा है। ये नैनोग्राम में नैनो पार्टिकल्स बना करके इसको दिया जा रहा है, ताकि इसका एडवर्स इफेक्ट, ये लॉन्ग एक्टिंग है ना बेटा, ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, तो इसलिए इसको अगर हम एक बार अगर दे देंगे, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो लामा है तो इसके लिए भी हम लोग को रिजर्व करके रखते हैं, ये COPD में इसका दोनों को ध्यान देता है। तो मेरे बताने का जो आज मेन मतलब था कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, और ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, दो एगोनिस्ट है, जबकि ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है। ओके, थैंक यू।